दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और देख रहे हैं नेशनल आवाज। आप सभी का नेशनल आवाज में स्वागत है। इस समय बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा जी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है और इस समय सपा के राष्ट्रीय सचिव हैं और इनकी जिम्मेदारी है कि पीडीए में जो जातियां आती हैं उनको जोड़ा जाए और उनको किस तरह से समाजवादी पार्टी से जोड़ करके उनको वोट में परिणित किया जाए। अभी हाल ही में बहन कुमारी मायावती जी की रैली हुई, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर लगा दिया है, तो उस पर भी हम सवाल पूछेंगे और इसी सवालों के साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2027 में क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी या इस समय जो पीडीए का जो नारा है वो तब तक के लिए मजबूत होगा या कमजोर होगा। मंत्री जी आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। मेरा तो सीधा सवाल है, 9 अक्टूबर को बहन कुमारी मायावती जी की रैली हुई है और उन्होंने कहा है कि जब से भाजपा सरकार आई तब से मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा जो है मजबूत हो रही है, इसे खास करके बहुजन नाराज हैं। आप इनकी सब वक्तव्य को कैसे देखते हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अत्याचार, हत्याएं और बलात्कार की घटनाएं दलितों पर हुई है और पिछड़ी जातियों पर हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लगातार इन दलितों और पिछड़ों की हत्याओं पर, उत्पीड़न पर, अत्याचार पर, उनके अपमानित होने पर इनका सवाल उठा रहे हैं और पार्टी के लोग लगातार इसका जो मुकाबला भी करने का काम कर रहे हैं जगह जगह। यही कारण है कि आज सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार मुकदमे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगा रही है और दूसरे दल के कार्यकर्ताओं नहीं लगा रही है, क्योंकि लड़ाई भाजपा से सीधे समाजवादी पार्टी लड़ रही है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में चाहे हमारा पिछड़ा समाज हो या दलित समाज है, वो समाजवादी पार्टी से लगातार जुड़ रहा है। जो पीडीए का संकल्प है, जो नारा है, पिछड़े, दलित, मुसलमान, पीड़ित, इन सभी को साथ लेकर के जो संकल्प श्री अखिलेश यादव जी ने लिया है, उसमें लगातार हम लोग आगे काम भी कर रहे हैं। अत्याचार, बीजेपी के उत्पीड़न, अत्याचार, अपमान की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में इसी ताकत पर हम लोग 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार, पीडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे। मायावती जी ने एक बात और स्पष्ट की थी अपनी रैली में कि मैंने जो है अखिलेश यादव को भी लेटर लिखा था और योगी आदित्यनाथ को भी लेटर लिखा है। उन्होंने कहा था जो पार्क बने हैं उनके रख रखाव से जो पैसा टिकटिंग से आएगा, उसका जो पैसा आने के बाद उसको विकास में खर्च किया जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नहीं किया और उनका ये भी कहना था कि जब सत्ता में रहते हैं अखिलेश यादव जी, सपा रहती है, तब तो मान्यवर काशीराम जी को मानते हैं और पूछते हैं, जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो फिर उनको याद करने लगते हैं। देखिए, ये जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसका जवाब दे दिया है और कोई भी स्मारक हो, मानो काशीराम जी के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर हो, लोहिया के नाम पर या महापुरुषों के नाम पर, समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी से लेकर के श्री अखिलेश यादव जी और उनके मानने वाले सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। सरकार में रहते हुए उन्होंने मानवर काशीराम जी की स्मारक का रख रखाव किया, उसको जो है मेंटेन भी किया और यहाँ तक कि जो उसमें खजूर के पेड़ लगे गए थे, जो सूख गए थे, उनकी जगह दूसरे अच्छे और विदेश से महंगे पेड़ लगा करके उन्होंने, चाहे मौलसरी का पेड़ हो या और कोई पेड़ हो, लगा करके उसको जो है और खूबसूरत बनाने का काम किया। अब पता नहीं बहन जी कहाँ से कह रही है तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इनका एक आरोप निराधार है। लोग कुछ ये भी कहते हैं, जो पब्लिक की आवाजें निकल करके आती हैं, कि बहन कुमारी मायावती जो इस समय मान्यवर काशीराम का जो सपना था, अम्बेडकर जी का सपना था, जिस सिद्धांत पर उनका कैडर तैयार हुआ था, उस रैली के बाद ऐसा बोलने लगे हैं कि बहन जी पर कहीं न कहीं किसी तरह का दबाव है। तो ये दबाव किस तरह का हो सकता है? निश्चित रूप से दबाव है, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। ये दबाव किस तरह का हो सकता है? उन्होंने जो बयान दिया, जो भाषण दिए रमाबाई मैदान में,
वो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये भाजपा प्रायोजित रैली थी और रैली में भीड़ लाने के लिए जितनी फंडिंग हुई थी, आरटीओ जगह जगह लगे थे, बसें उपलब्ध कराई गई थी, टोल टैक्स फ्री किया बड़ा गया आरोप था, लगा रहे हैं फंडिंग हुई थी। टोल टैक्स फ्री किया गया था। तो ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बसपा की रैली करा करके अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया है। लेकिन उस दिन के बाद से जो लोग बहन जी का भाषण सुन करके गए हैं वो नाराज है और उन्हें लग रहा है कि मानवर काशीराम अंबेडकर जी की को जो सपना था, जो लड़ाई थी दलित और पिछड़ों की, वो जो है बहन जी नहीं लड़ पा रही हैं, श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और उनका विश्वास श्री अखिलेश यादव जी पर अब ज्यादा हुआ है और जो है बहुत तेजी से लोग इधर जुड़ रहे हैं। जैसे कभी नेताजी जब नौजवान थे और 89 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बनते थे, जिस तरह का भाषण देते थे, ठीक उसी तरह अखिलेश यादव जी। हमें तो लग रहा है कि श्री अखिलेश यादव जी नहीं बोल रहे हैं, 89-90 के श्री मुलायम सिंह यादव जी बोल रहे हैं। यानी कि उतनी सूझबूझ, उतनी विचारधारा और उतने ही जो है तरीके से लोगों का सम्मान करना, बात करना, सब कुछ नेताजी का लग रहा है और हमें लगता है कि सही अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह यादव जी के रूप में दूसरे नेता हैं। एक और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पीडीए की बात आगे अखिलेश यादव बढ़ा रहे हैं, भाजपा कहती कि हम पिछड़े दलितों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, बहन कुमारी मायावती जी के सपने को मैं कहीं न कहीं से पूरा कर रहा हूँ। अखिलेश यादव सिर्फ उसको कैश भुनाना चाहते हैं, केवल उनकी बातें खोखली साबित हो रही, क्योंकि उन्होंने जो है पिछड़े और दलितों के नाम पे जो जिलों के नाम थे, उनके पुरखों के नाम थे, उनके पूर्वजों के नाम थे, तो उनको बदलने का काम किया। इस बात को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने भी टैग किया है, तो इस बात को कैसे खंडित करेंगे? भाजपा लगातार झूठ बोल रही है। भाजपा के जितने लोग हैं वो गुमराह कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से लगातार पिछड़े दलित सम्मानित किए जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। सबसे ज्यादा क्राइम अगर हुआ है और सबसे ज्यादा क्राइम रेट अगर उत्तर प्रदेश का ज्यादा है और सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न अत्याचार हुआ तो दलितों पर हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कर सकती है? ये केवल जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और दलितों की पूरी तरह से दुश्मन है। आप तो विश्वकर्मा समाज का बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि अब की बार मैंने विश्वकर्मा को भर भर करके जो है योजनाएं दिया है, भर भर करके उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया है, उनको एमएलसी बनाया है। अब की बार जो सरकार बनेगी उसमें मंत्रिमंडल में भी शामिल करेंगे, उनको वो स्थान देंगे जो नहीं था। लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने बोल दिया है। तो इसके लिए आपके पास क्या है कि क्या बोला है कि हम विश्वकर्मा कौशल विकास योजना यानी विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च करेंगे। तो है क्या स्कीम? कभी इसको आपने देखा है? लॉन्च भी तो किया है, लोगों को किट दे रहे हैं, लोगों को जो है लोगों को टूल किट्स दे करके उनसे जो है फिर वहां लोहारगिरी बढ़ईगिरी कराना है। जो नाई समाज है उससे जो है बाल कटवाने का काम करना है, जो कुम्हार समाज है उससे मिट्टी का चाक चलाने का काम करना है। यही तो इनका किट है। तो ये काम तो हमारे बाप दादा पहले से करते आ रहे। हमारा सवाल ये है कि अगर आपको किट देना था तो बच्चों की शिक्षा के लिए किट देते, उनके नौकरी रोजगार के लिए योजना ले आते, उनको आईएएस और पीसीएस की ट्रेनिंग करने के लिए आप स्कीम चलाते, ताकि इन जातियों के लोग भी जो है अधिकारी बन सके, डॉक्टर इंजीनियर बन सके, आईएएस पीसीएस बन सके। भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से ये विश्वकर्मा स्कीम के माध्यम से विश्वकर्मा समाज को, पिछड़ी जातियों को ये मजदूर बना रही है और मजदूर बना करके गुलाम बनाना चाहते हैं। किसी को तो अमीर बना रही होगी। अगड़ी जात के लोग, उनके समाज के लोग जो लोग हैं, भाजपा तो अगड़ों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी पिछड़ों दलितों की पार्टी है, तो अगड़े लोगों को वो अधिकारी बना रहे हैं
और पिछड़े लोगों को मजदूर बना रहे हैं। अभी एक और सवाल आता है कि इस समय उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, पिछली वाली हो चाहे ये वाली सरकार हो, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में जो है जनता को उन्होंने जो है सेवा का मौका दिया है। अखिलेश यादव ये नहीं कर पाए। कहाँ नौकरी है आप बता दीजिए। इनकी सारी नौकरी जो है या तो पेपर लीक हो जा रहे हैं, या परीक्षा रद्द हो जा रही है, या परीक्षा जो है स्थगित हो जा रही है, और जो भी 2-4 विज्ञापन विश्वविद्यालयों के या लोक सेवा आयोग के निकले हैं, उनमें आपने देखा होगा कि सब केवल अगड़ी जात के लोग सब सेलेक्ट हैं। पिछड़े और दलित उसमें ना के बराबर है। हमारा आरक्षण का कोटा पूरा खा गए। पिछड़े वर्गों का 27% का कोटा है, दलितों का 23% का कोटा है। कहाँ गया आरक्षण? एक भी नौकरी पिछड़े दलित को नहीं मिल रही है। जो भी नौकरी मिल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार वालों को मिल रही है, उनके नेताओं को, उनके समाज के लोगों को मिल रही है। और अब कोई नहीं कह रहा जातिवाद हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, कहीं पर अगर गलती से 2-4 यादव ज्यादा सेलेक्ट हो गए तो यादववाद हो रहा है। अब गोरखपुर विद्यालय में जो प्रोफेसर की का जो चयन हुआ है, उसमें सब के सब ठाकुर भर दिए गए। मात्र एक बैकवर्ड, एक दलित उसमें हुआ, से सब ठाकुर हुए हैं, सब ब्राह्मण हुए हैं। लेकिन अब कोई नहीं कह रहा है कि जातिवाद हो रहा है। और ये तो आपको कहना चाहिए कि जातिवाद है। लेटरल एंट्री को क्या लेकर के क्या सोचते हैं? लेटरल एंट्री कितना घातक है या वाकई फायदेमंद है? निश्चित रूप से बहुत ही लेटरल एंट्री के माध्यम से इन्होंने अयोग्य लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाने का काम किया है, और बैठा करके इस देश की जो व्यवस्था है, जो इस सरकार चलाने की व्यवस्था है, उसको इन्होंने डैमेज करने का काम किया है। क्यों? कि लेटरल एंट्री के माध्यम से उन्होंने अपने चहेतों को बैठाया है ताकि वो उनकी बात मान सके। आज जितने भी बड़ी संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय है, देश के तमाम आयोग हैं, तमाम जो है संवैधानिक संस्थाएं, उसमें कौन बैठे हैं? उनमें सब आरएसएस के लोगों को बैठा दिए हैं। आज के जितने भी गवर्नर हैं कौन है? सब आरएसएस के लोग हैं, ताकि जो फैसला जो है उनके पक्ष में लिया जा सके। वहां पर कोई फैसला कोई जनहित में नहीं हो रहा है, फैसला कोई पिछड़े दलितों के पक्ष में नहीं हो रहा है। फैसला जो है केवल उनके पक्ष में लेने के लिए उन्होंने बड़े बड़ी संस्थाओं में उन्होंने आरएसएस के लोगों को बैठा दिया है। लेटरल एंट्री के माध्यम से उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर आरएसएस के लोगों को बैठा करके वो एक तरह से जो है अपना राज, अपनी तानाशाही चलाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल और निकल करके आता है कि जब पिछड़ों की बात होती तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो चाहे नेताजी हो, पिछड़ों के नाम पर सबसे ज्यादा लाभ यादव जी लोगों ने लिया है। मायावती जो है दलितों की बात करके उनको हक दिलाने का काम किया। इस समय अखिलेश यादव का जो कहना है बताते वो अवसरवादिता की ओर दर्शाता है। इस बात ये गलत दुष्प्रचार किया गया श्री अखिलेश यादव जी के बारे में, माननीय नेताजी के बारे में। माननीय नेताजी के साथ भी मंत्री था, और माननीय श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो भी मंत्री था। उस समय मैं बैकवर्ड क्लास कमीशन का चेयरमैन था। तो जितने भी बैकवर्ड क्लास से संबंधित योजनाएं थी, नौकरियां थी, और जितने भी लाभ दिए जाने थे, उसकी मॉनिटरिंग तो मैं कर रहा था। और मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर मैंने मॉनिटरिंग की। अगर कहीं किसी विभाग में किसी अधिकारी ने अगर गलत पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के आरक्षण के खिलाफ अगर गलत फैसला लिया तो हमने उसको दंडित भी करने का काम किया। और ये सब सही अखिलेश यादव जी की उसमें देख रेख में हुआ। और पिछड़े वर्गों का और दलितों का कोटा समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा करके सबसे ज्यादा नौकरियां पिछड़ों और दलितों को देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, नेताजी की सरकार में हुआ था, और श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ था। कन्या धन योजना लागू की थी, कन्या विद्या धन योजना थी, जिसमें इंटर पास लड़कियों को 20,000 रुपए और साइकिल दी जा रही थी। तो उस समय जो ये योजना थी दलितों को भी मिल रही थी ना अच्छी तरह से? निश्चित रूप से सबसे ज्यादा दलित को मिल रहा था, क्योंकि जो
पॉवर्टी लाइन की जो गरीबी रेखा के जो मानक तय किए गए थे, उनमें जो है चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे जो है आपका कन्या विद्याधन योजना हो, या इसके जितने भी समकक्षी योजनाएं हैं, उनमें गरीबी रेखा के नीचे में सबसे ज्यादा दलित आ रहे थे। समाजवादी तो सबसे ज्यादा जो है इन योजनाओं का लाभ जो है सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ, चाहे पेंशन हो, समाजवादी पेंशन हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे छात्रवृत्ति हो, इनका लाभ जो सबसे ज्यादा दलितों को मिला है, दूसरे नंबर पर पिछड़ों को मिला है। तो आप ये समझ लीजिए कि लोगों को ये जानकारी नहीं है, पता नहीं है, क्योंकि नेताजी के समय में, उस समय हम भी सरकार में थे, मंत्रिमंडल में थे, कभी कभी समीक्षा की जाती थी, तो इस समीक्षा में आता था कि सबसे ज्यादा दलित पा रहे हैं, पिछड़े कम पा रहे हैं, और उसमें यादव तो और भी कम पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो है आमदनी की रेखा जो है ऊपर हो जाती थी, पिछड़ों की नीचे आती थी, दलितों की नीचे आती थी। तो कन्या विद्याधन का लाभ सबसे ज्यादा अति पिछड़ों को और दलितों को मिला है। सामाजिक सुरक्षा की योजना, आपने बड़ा शब्द अच्छा सा बोला है कि सपा सरकार में चलती थी। भाजपा सरकार तो कह रही हम सामाजिक सुरक्षा में तो हम अभी हिंदू और मुसलमान को ही एक अलग अत्याचार की भावना से देखना चाहते हैं कि मुसलमान अत्याचारी है और हिंदू अत्याचार सह रहा है। तो क्या वाकई इस समय मुसलमान अत्याचारी है, हिंदू अत्याचार सह रहा है या नहीं सह रहा है? देखिए, ये लोक कल्याणकारी सरकार जो भी होती है, वो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं होती हैं। जो गरीब होते हैं, पिछड़े होते हैं, मजदूर होते हैं, दलित होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, मुसलमान होते हैं, दलित होते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए बिना लाभ हानि की योजनाएं चलाती है। जैसे सभी बच्चों को छात्रवृत्ति देना शिक्षा के लिए, कन्या विद्याधन धनराशि देना ताकि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, पेंशन देना ताकि पिछड़े दलितों के जो गरीब लोग हैं उनका जो गुजर बसर कायदे से हो सके। ये योजनाएं सरकार चलाती थी और बिना किसी लाभ हानि के चलाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते इन सारी योजनाओं को बंद करने का काम कर दिया है, और अब जो है न पिछड़ों को छात्रवृत्ति मिल रही है, और न तो जो है कन्या विद्याधन किसी को मिल रहा है, न शादी अनुदान का पैसा मिल रहा है, न तो फीस प्रतिपूर्ति मिल रही है। हमारे जमाने में श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन थे, हमने मॉनिटरिंग की थी। जो है फीस प्रतिपूर्ति, चाहे बीएड की पढ़ाई हो, चाहे एमए की पढ़ाई हो, चाहे डॉक्टरी की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, प्रोफेशनल कोर्स जितने भी होते थे, पिछड़े वर्गों को 100% फीस प्रतिपूर्ति जाती थी। दलित समाज के लड़कों को 100% फीस प्रतिपूर्ति जाती थी। आज वो सारी सरकार ने बंद कर दी है। क्योंकि वो जो है इन योजनाओं को बंद करके जो सामाजिक सुरक्षा या उनकी मदद के लिए जो पैसे दिए जाते थे उसको रोक करके पिछड़ों को, दलितों को शिक्षा से बाहर रखने का काम किया, वंचित करने का काम किया। मैं सीधे सामाजिक मुद्दों पे पहला सवाल यही करूंगा। इस समय जो बच्चे पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय में हो, चाहे डिग्री कॉलेज में हो, चाहे इंटर कॉलेज में हो, चाहे प्राइमरी सेक्शन में हो, जूनियर में हो, क्या वाकई आपकी सरकार से बेटर ये काम कर रही है या उसने शिक्षा व्यवस्था को योगी सरकार ने नेस्तनाबूद कर दिया है? बहुत घटिया काम कर रहे हैं ये लोग। जो है शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से तहस-नहस। कौन से मुद्दे और आरएसएस के पैटर्न ले हम 2003 में जब उच्च शिक्षा राज्य मंत्री थे, नेताजी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय नेताजी ने विश्वविद्यालय की फीस को, कॉलेजों की फीस को 94 के पैटर्न के स्तर पर ला करके फीस इतना सस्ता कर दिया था कि गांव का, गरीब का लड़का, मजदूर का लड़का, रिक्शा चलाने वाले का लड़का, सब्जी बेचने वाले का लड़का, मोची का लड़का, दर्जी का लड़का, पिछड़े का लड़का, दलित का लड़का, ये सब जो है विश्वविद्यालय में फीस बहुत सस्ता होने के कारण वो दाखिला ले लिए और जो पढ़ लिख लिए, और पढ़ लिख कर कोई प्रोफेसर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई एसडीएम बन गया। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था को तहस-नहस करके फीस को इतना महंगा कर दिया है कि आज गांव का, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा
उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है। समाजवादी जो है एक एम्बुलेंस चलती थी जिससे गरीबों के लोगों को यानी जो गरीब घर के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हो जो बीमार हो जाते थे, वो जिला अस्पताल तक जाते थे। अब सरकार जो है कह रही कि हमने एम्बुलेंस व्यवस्था की है, ऑल इन वन कर दिया है, यानी हम डायल करेंगे तो ऑल इन वन के तहत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आपकी सरकार में जो हो रहा था और इस समय योगी की सरकार में जो हो रहा है, चिकित्सा को लेकर के आप क्या सोचते देखिए, हमें याद है कि श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और उनको 108 नंबर एम्बुलेंस सेवा देनी थी। तो अधिकारी मुख्यमंत्री जी के पास आए, हम भी थे वहां पर मौजूद। तो उन्होंने कहा कि सर ये एम्बुलेंस तो आप दे रहे हैं, लेकिन जो एम्बुलेंस को बुलाएगा अपने घर पर और मरीज को लेकर अस्पताल तक जाएगा, उसका किराया 50 रुपए देना पड़ेगा, उस पेशेंट को देना पड़ेगा, पेशेंट के परिवार को देना पड़ेगा। श्री अखिलेश यादव जी ने सोचा और कहा कि परेशान आदमी एम्बुलेंस को बुलाएगा, पता नहीं उसके पास पैसे हैं कि नहीं है होंगे, तो इसलिए एम्बुलेंस का पूरा किराया हम सरकारी खजाने से जमा करते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्त एम्बुलेंस सेवा देने का काम कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी ने उन लोगों से किराया लेने नहीं दिया, बल्कि पूरा पैसा जो है सरकार के खजाने से डीजल का पैसा दिया और ताकि जो है वो मुफ्त जो है उनको गांव से लेकर घर से लेकर अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। इतनी अच्छी व्यवस्था और उसी का नतीजा रहा कि अगर रोड के किनारे का एक्सीडेंट भी हुआ, जो लोग नहीं पहुंचाते अस्पताल तक पुलिस केस के डर की वजह से, लाखों ऐसे लोगों की जान बची है कि एम्बुलेंस ने उनको उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया, उनका इलाज हुआ, उनकी जान बची है। कोरोना टाइम में जब कोई जो है किसी पेशेंट के पास जाता नहीं था, उस समय यही एम्बुलेंस कर्मी थे, यही एम्बुलेंस था जो कि उन मरीजों को गांव से निकाल करके अस्पताल तक ले जाने का काम करते थे। आज योगी की सरकार ने केवल नंबर ही नहीं बदला, बल्कि एम्बुलेंस व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अब डीजल नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस जगह जगह गांव में खड़ी है और इन्होंने पैसा भी देना बंद कर दिया, जिसके कारण से इतनी शानदार एम्बुलेंस सेवा जो श्री अखिलेश यादव जी ने दिया था बीजेपी सरकार में, पूरी तरह से वो नष्ट हो गई है। अस्पतालों में एक और समाजवादी पार्टी के समय में आ रहा था कि महिलाएं जो होंगी, इन महिलाएं जो है प्रेग्नेंट होंगी, उनको अल्ट्रासाउंड निःशुल्क होगा। मशीनें तो तभी की लगी हुई है, लेकिन इस समय जो खबरें निकल करके आती हैं कि योगी सरकार में कहीं न कहीं उनसे पैसा लिया जाता है। तो अब क्योंकि आप विपक्ष में है, सत्ता में वो है, तो आप इसके लिए कोई आवाज उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं या क्या करने वाले हैं? निश्चित रूप से इस पर तो लगातार समाजवादी पार्टी के लोग सब लोग बोल रहे हैं। माननीय नेताजी ने, जब हम लोग सोशलिस्ट आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, नेताजी ने, डॉक्टर लोहिया ने जो नारा दिया था कि मुफ्त पढ़ाई मुफ्त दवाई, तो उस समय लोहिया पर लोग हंसते थे कि ये पूरे जनता को मुफ्त दवाई इलाज कैसे दिया जा सकता है, मुफ्त शिक्षा कैसे दी जा सकती है। लेकिन श्री मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान की धरती पर पहले मुख्यमंत्री हुए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जिन्होंने डॉक्टर लोहिया के नारे को कानून में बदल करके लागू करने का काम किया और उत्तर प्रदेश में मुफ्त पढ़ाई और मुफ्त दवाई की व्यवस्था देने का काम किया। श्री अखिलेश यादव जी उससे भी आगे बढ़ करके मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई देने का काम किया जो है। तो इसमें ये व्यवस्था थी कि कोई भी गरीब आदमी चला जाएगा, वो 1 रुपए के पर्चे पर डॉक्टर उसको देखने का काम करेंगे और जितनी दवाएं उनको लगेगी इलाज के लिए अस्पताल से उनको मुफ्त देने का काम किया जाएगा। मुफ्त डॉक्टर देखेंगे, मुफ्त जो है दवा दी जाएगी। और श्री अखिलेश यादव जी ने ये भी आदेश कर दिया था अब जांचें सब जो मुफ्त होंगी, क्योंकि गरीब आदमी जांच का पैसा, सिटी स्कैन का पैसा, MRI का पैसा या आपके उसका पैसा, महिलाओं के जांच का पैसा नहीं दे पाएगा, इसलिए सारी जांचें उन्होंने मुफ्त करने का काम किया।
आज अस्पतालों की इतनी बड़ी दुर्दशा है कि मशीन तो लगी है, उसके चलाने वाले गायब हैं, अस्पताल में दवाई नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, और कोई डॉक्टर अगर पर्चा लिख भी रहा है तो बाहर के अस्पताल, बाहर के दुकानदार को, मेडिकल हॉल को लिख रहा है। कमीशन खोरी हो रही है और भाजपा राज में गरीब इलाज के बिना मर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर जो है अपनी सरकार चला रहे हैं। एक नागरिक सुरक्षा की जब बातें होती हैं तो उसमें कहा जाता है कि जब सपा की सरकार थी तो थानों में एफआईआर नहीं लिखी जाती है और इस समय एफआईआर लिखी जाती, इसलिए क्राइम का रेट भाजपा सरकार में ज्यादा दिखाई देता है। इस बात को लेकर के वो बचते आ रहे हैं, क्या वाकई ऐसा था? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत ही दूरदर्शी, बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान और उनका विजन बहुत बड़ा था। ऐसे मुख्यमंत्री थे, ऐसा मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश में कोई हुआ नहीं जैसा अखिलेश यादव जी जो है। तो वो जब विदेश में उन्होंने देखा है कि क्राइम कंट्रोल कैसे किया जाता है और उसी पैटर्न पर उन्होंने यहाँ पर डायल 100 नंबर की पुलिसिंग व्यवस्था यहाँ पर शुरू करने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि यहाँ 4-4 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। दरोगा जी एक हफ्ते तक घटनास्थल पर नहीं जाते थे कि 100 नंबर आप डायल करिए और 10 मिनट में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती थी और उसके बाद फिर उनकी बात सुनती थी और थाने लाकर एफआईआर वगैरह कराती थी, कार्रवाई होती थी। क्राइम कंट्रोल पूरी तरह से जो है ठीक हो गया था, क्राइम रुक गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने इन डायल नंबर की पुलिस को भी बेईमान बना दिया। अब ये लोग भी पैसे ले रहे हैं। अब तो पुलिस की गाड़ियां जगह खड़ी हैं कि जो पुलिस लाइन से उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है। तो इतनी अच्छी व्यवस्था जो श्री अखिलेश यादव ने दिया था और इसकी तारीफ पूरे देश में हुई है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ये पुलिसिंग व्यवस्था लागू की और यही नहीं, जब देश में 2017 के बाद बीजेपी की सरकार बन गई थी और प्रधानमंत्री ने दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की बैठक बुलाई और उस बैठक में उन्होंने पूछा कि सबसे अच्छा जो है व्यवस्था क्या है। तो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने उस समय खड़ा होकर कहा कि उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव ने जो 100 नंबर डायल 100 जो पुलिसिंग व्यवस्था दी है वो सबसे अच्छी व्यवस्था है। यानी इसकी तारीफ जो है दिल्ली तक हुई थी श्री अखिलेश यादव जी। जनता भी तारीफ कर रही है, उस व्यवस्था की तारीफ तो जनता करती, कहीं ना कहीं इस समय से परेशान। एक सीधा सा सवाल है, अखिलेश यादव जी के शासन को और योगी आदित्यनाथ जी के शासन में क्या डिफरेंस पा रहे हैं आप? बहुत डिफरेंस है। ये शासन नहीं है, ये तो तानाशाही है, अघोषित इमरजेंसी है, लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म है, संविधान पर खतरा है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक लगातार संविधान पर हमले कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं। कोई अगर थोड़ा पत्रकार आप हैं, आप भी थोड़ी सी अगर आलोचना कर देंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा लग जाएगा। विपक्ष के लोग अगर सरकार के खिलाफ बोल दिए या व्यवस्था के खिलाफ बोल दिए, उनके ऊपर मुकदमा लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है और विरोधियों के ऊपर, विशेष करके समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के ऊपर बदले की भावना से मुकदमे दर्ज करके उनको जेलों में बंद करने का काम कर रही है। क्या 27 में सरकार बदलने की उम्मीद दिखाई दे रही है? निश्चित रूप से जनता बहुत परेशान हो चुकी है, जनता बहुत नाराज है और इस योगी सरकार को देखना नहीं चाहती। इसलिए 2027 में मुझे पूरा विश्वास है कि यही जनता इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और समाजवादी पार्टी की को जिता करके श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। आपने कहा कि भाजपा बदले की भावना से काम कर रही है, अगर 27 में आपकी सरकार आती तो क्या आप बदले की भावना से काम करेंगे या नहीं करेंगे? हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान होता है, लेकिन जिस तरह से कुछ चीजें इन्होंने की है, अब वो तो स्पष्ट नहीं बोलना चाहते हैं, हमें भी विचार करना पड़ेगा। विचार करना पड़ेगा, बिल्कुल।
बिहार में चुनाव चल रहा है, बिहार को लेकर के सवाल है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है या एनडीए की? सीधा सवाल है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बार हारेगी। 100% हार जाए? 100%। बिल्कुल बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश आरजेडी की तेजस्वी की सरकार बनेगी। 100%। धन्यवाद।